एक अंधा भिखारी जिसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं, और कुछ किताबें अपने समय की नहीं होती, वे हर समय की होती हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि ऐसी ही एक किताब है। आज के वीडियो में हम इसी कालजयी उपन्यास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। इस उपन्यास की समीक्षा को मैंने समझने में आसानी हो इसलिए 3 भागों में बांटा है। पहला भाग। दोस्तों, जरा आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, साल है 1924। भारत आजाद नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत पूरे देश पर राज कर रही है। शहर बदल रहे हैं, रेल की पटरियां बिछ रही हैं, नई नई मिलें और कारखाने बन रहे हैं। हर तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है, तरक्की। लेकिन हर तरक्की अपने साथ एक सवाल भी लाती है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? मुंशी प्रेमचंद ने यही सवाल 100 साल पहले पूछा था, और इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने चुना ना कोई राजा, ना कोई नेता, ना कोई अमीर व्यापारी, बल्कि एक अंधा भिखारी। उसका नाम था सूरदास। यहीं से शुरू होती है रंगभूमि। रंगभूमि नाम ही क्यों? इस उपन्यास का नाम रंगभूमि है। रंगभूमि यानी वह मंच जहां हर इंसान अपना किरदार निभा रहा है। कोई सत्ता का अभिनेता है, कोई धर्म का, कोई व्यापार का, कोई प्रेम का और कोई न्याय का। प्रेमचंद मानो कह रहे हों, जिंदगी किसी मंदिर या अदालत का नाम नहीं है, यह एक रंगमंच है। यहां हर व्यक्ति अपना अभिनय कर रहा है, लेकिन अंत में पहचान अभिनय से नहीं, चरित्र से होती है। यही इस उपन्यास का पहला दर्शन है। पांडेपुर, वह जगह जहां कहानी जन्म लेती है। काशी के बाहरी इलाके में बसी एक छोटी सी बस्ती पांडेपुर। ना कोई महल, ना चौड़ी सड़कें, ना बड़ी हवेलियां। यह उन लोगों की दुनिया है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ग्वाले, मजदूर, ठेला चलाने वाले, खोमचे वाले। जीवन कठिन है, लेकिन एक अपनापन भी है। यहीं रहता है एक अंधा भिखारी, सूरदास। पहली नजर में वह सबसे कमजोर आदमी लगता है। वह भीख मांगकर जीवन बिताता है। लोग उसे दया की नजर से देखते हैं। उसे देख लगता है जैसे कि समाज के किनारे पर खड़ा एक आदमी जिसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन प्रेमचंद का कमाल देखिए, वे कहानी की शुरुआत ही ऐसे पात्र से करते हैं जिसे समाज सबसे कमजोर मानता है, और धीरे धीरे वही पात्र पूरी कहानी का सबसे मजबूत नैतिक स्तंभ बन जाता है। सूरदास के पास क्या है? अगर मैं पूछूं, एक भिखारी के पास क्या हो सकता है? शायद आप कहेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन सूरदास के पास है 10 बीघा पैतृक जमीन। अब आप सोचेंगे, भिखारी और जमीन? यही तो प्रेमचंद का पहला आश्चर्य है। लेकिन उस जमीन की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। वहां गांव के मवेशी चरते हैं, जरूरत पड़ने पर लोग वहीं ठहरते हैं। वह केवल सूरदास की संपत्ति नहीं है, पूरे गांव की सांस है। और फिर कहानी में प्रवेश करता है एक नया भारत। उसी समय भारत का एक दूसरा चेहरा भी उभर रहा है। कारखाने, व्यापार, पूंजी, मुनाफा। और इस नए दौर का प्रतिनिधि है जॉन सेवक, एक उद्योगपति। उसकी नजर सूरदास की जमीन पर है। वह वहां सिगरेट का कारखाना बनाना चाहता है। उसके लिए यह जमीन सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, लेकिन सूरदास के लिए यह उसके पूर्वजों की विरासत है। यहीं से उपन्यास का सबसे बड़ा टकराव जन्म लेता है। लेकिन क्या प्रेमचंद उद्योगों के खिलाफ थे? यही बहुत से पाठक गलती कर देते हैं। प्रेमचंद यह नहीं कहते कि कारखाने नहीं बनने चाहिए। वे यह पूछते हैं, अगर किसी की जमीन लेकर विकास किया जाए तो क्या उस इंसान की इच्छा की कोई कीमत नहीं? क्या विकास का मतलब केवल मुनाफा है, या इंसान भी उसका हिस्सा है?
यही सवाल रंगभूमि को आज भी जीवित रखता है। सूरदास कौन है, एक भिखारी या एक विचार? यही मुझे लगता है कि प्रेमचंद का सबसे बड़ा कमाल सामने आता है। सूरदास केवल एक पात्र नहीं है, वह एक विचार है। वह उस आदमी का प्रतीक है जो कमजोर है लेकिन झुकता नहीं, जिसके पास धन नहीं है लेकिन आत्मसम्मान है, जिसके पास आंखें नहीं है लेकिन सच को पहचानने की दृष्टि है। शायद इसलिए प्रेमचंद ने उसे अंधा बनाया, ताकि हम समझ सके कभी कभी देखने के लिए आंखों की नहीं, विवेक की जरूरत होती है। इसी के साथ भाग 1 का समापन होता है, लेकिन अभी असली कहानी शुरू भी नहीं हुई। जॉन सेवक ने अभी अपनी पहली चाल भी नहीं चली है। सूरदास को अभी अंदाजा भी नहीं कि उसकी 10 बीघा जमीन जल्द ही पूरे शहर की राजनीति, पूंजी, धर्म और सत्ता का केंद्र बनने वाली है, और यहीं से एक साधारण सा भूमि विवाद भारतीय साहित्य के सबसे महान संघर्षों में बदल जाता है। अगले भाग में हम जॉन सेवक, सोफिया, विनय और पांडेपुर के बदलते वातावरण से मिलेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास का नाम रंगभूमि क्यों रखा। अब भाग 2, जब विकास और इंसान पहली बार आमने सामने खड़े हुए। एक तरफ था सूरदास, जिसके पास सिर्फ 10 बीघा जमीन थी। दूसरी तरफ था जॉन सेवक, जिसके पास पैसा, पहुंच और सत्ता के दरवाजों तक सीधी पहुंच थी। सवाल अब जमीन का नहीं था, सवाल था आखिर इस देश का भविष्य किसके हाथ लिखा जाएगा। दोस्तों, यहीं से रंगभूमि एक साधारण भूमि विवाद की कहानी नहीं रह जाती। प्रेमचंद धीरे धीरे हमें उस भारत में ले जाते हैं जहां अंग्रेजी राज के साथ एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, पूंजी। जॉन सेवक कौन है? जॉन सेवक कोई एक आयामी खलनायक नहीं है। वह उस नए भारत का प्रतिनिधि है जो मानता है कि उद्योग, व्यापार और पूंजी ही प्रगति का रास्ता है। उसकी योजना है कि पांडेपुर की जमीन पर सिगरेट का कारखाना स्थापित किया जाए। उसके लिए सूरदास की जमीन सबसे उपयुक्त है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा वही अंधा भिखारी है जो किसी भी कीमत पर अपनी पैतृक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। यही प्रेमचंद की लेखनी का कमाल दिखता है। वे जॉन सेवक को केवल बुरा आदमी नहीं बनाते, बल्कि उसके माध्यम से एक विचार रखते हैं। क्या आर्थिक प्रगति के लिए कुछ लोगों का बलिदान स्वीकार किया जा सकता है? सूरदास की चुप्पी या उसका प्रतिरोध? जॉन सेवक सोचता है, पैसा दूंगा तो जमीन मिल जाएगी, लेकिन सूरदास की दुनिया अलग है। वह कहता नहीं, जीता है। उसके लिए जमीन केवल खेत नहीं, वह उसके पिता की याद है, उसके पुरखों की विरासत है, और सबसे बढ़कर वह पूरे गांव के लिए एक साझा स्थान है जहां पशु चरते हैं और लोग जरूरत के समय सहारा पाते हैं। यही पहली बार दर्शक महसूस करता है, यह लड़ाई मालिकाना हक की कम और नैतिक अधिकार की ज्यादा है। उधर जॉन सेवक के घर में भी एक संघर्ष चल रहा है। प्रेमचंद इसी मोड़ से दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जॉन सेवक की बेटी है सोफिया, लेकिन सोफिया अपने पिता जैसी नहीं है। वह सवाल पूछती है, धर्म पर भी, समाज पर भी, अपने परिवार के विचारों पर भी। उसकी स्वतंत्र सोच के कारण उसकी अपनी मां से टकराहट बढ़ती जाती है। अंततः घर का वातावरण इतना विषाक्त हो जाता है कि वह घर छोड़ देती है। इसी बीच एक दुर्घटना घटती है। स्वयं सेवकों के अभ्यास के दौरान आग लग जाती है और विनय सिंह उसमें फंस जाते हैं। सोफिया बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूदती है और विनय की जान बचाती है, खुद बुरी तरह झुलस जाती है। यहीं से उसकी मुलाकात राजा भरत सिंह के परिवार से होती है और धीरे धीरे वह उनके घर का हिस्सा बन जाती है। राजा भरत सिंह विनय के पिता हैं। वहीं उसकी पुरानी सहेली इंदु से भी उसका पुनर्मिलन होता है। प्रेमचंद यहाँ केवल प्रेम कथा नहीं लिख रहे,
वे दो अलग अलग संसारों को टकराने की तैयारी कर रहे हैं। अब उपन्यास दो दिशाओं में बहता है। एक तरफ सूरदास बनाम जॉन सेवक, दूसरी तरफ सोफिया और विनय का विकसित होता संबंध। पहली नजर में लगता है कि ये दोनों कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन प्रेमचंद धीरे धीरे इन्हें एक ही धारा में मिला देते हैं। यही रंगभूमि की सबसे बड़ी साहित्यिक खूबी है। यहां एक बात गौर करने लायक है। अगर आप केवल कहानी पढ़ेंगे तो यह जमीन का विवाद लगेगा, लेकिन अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि वे तीन भारत दिखा रहे हैं। एक भारत जो गरीब है, एक भारत जो सत्ता और पूंजी के साथ खड़ा है, और एक भारत जो नैतिकता और इंसानियत के बीच अपना रास्ता खोज रहा है। इन तीनों का संघर्ष ही रंगभूमि को महाकाव्यात्मक उपन्यास बनाता है। इसी के साथ भाग 2 का समापन होता है। अब तक कहानी में सूरदास झुका नहीं है, जॉन सेवक पीछे हटने वाला नहीं है, और सोफिया की एंट्री ने कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले भाग में दबाव बढ़ेगा, राजनीति खुलेगी, नगरपालिका, रियासत और सत्ता का गठजोड़ सामने आएगा, और एक अंधे भिखारी की लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई बन जाएगी। अब तीसरा भाग, जब एक अंधा इंसान पूरे समाज का आईना बन गया। दोस्तों, अब तक हमने जाना, एक तरफ था सूरदास, दूसरी तरफ थी सत्ता, पूंजी, प्रशासन और बदलते भारत की महत्वाकांक्षाएं। लेकिन अब सवाल यह नहीं रह गया कि जमीन किसकी होगी। अब सवाल यह है, इंसान किसका होगा? क्या वह अपने विवेक का रहेगा या व्यवस्था का? यहीं से रंगभूमि अपने सबसे गहरे अर्थ तक पहुंचती है। यह कहानी जमीन से कहीं बड़ी हो चुकी है। उपन्यास के अंतिम हिस्से तक आते आते संघर्ष केवल एक खेत या एक गांव तक सीमित नहीं रहता। अब यह टकराव दो विचारों का है। एक विचार कहता है जिसके पास शक्ति है वही निर्णय करेगा। दूसरा कहता है न्याय केवल ताकत से तय नहीं होता। प्रेमचंद किसी भाषण से यह नहीं कहते, वे इसे अपने पात्रों के जीवन के माध्यम से दिखाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सूरदास क्यों याद रह जाता है, जरा सोचिए। भारतीय साहित्य में कितने नायक तलवार लेकर लड़ते हैं, कितने युद्ध जीतते हैं, कितने ही साम्राज्य बनाते हैं, लेकिन सूरदास इनमें से कुछ भी नहीं करता। उसके पास ना हथियार है, ना सेना, ना राजनीतिक ताकत। फिर भी उपन्यास समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा वही याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद उसे जीतने वाला नायक नहीं बनाते, वे उसे सत्य पर टिके रहने वाला मनुष्य बनाते हैं। यही कारण है कि सूरदास केवल एक पात्र नहीं, एक नैतिक शक्ति बन जाता है। तो फिर क्या जॉन सेवक खलनायक है? यहां प्रेमचंद हमें बहुत दिलचस्प बात सिखाते हैं। अगर वे चाहते तो जॉन सेवक को पूरी तरह बुरा दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं करते, क्योंकि असली संघर्ष व्यक्ति का नहीं, विचारों का है। जॉन सेवक उस सोच का प्रतिनिधि है जो मानती है कि विकास का रास्ता उद्योग, पूंजी और विस्तार से होकर जाता है। सूरदास उस सोच का प्रतिनिधि है जो पूछती है, अगर विकास में इंसान पीछे छूट जाए तो क्या वह सचमुच विकास है? यही प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोफिया इस उपन्यास की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी आवाज। बहुत लोग रंगभूमि पढ़ते समय सूरदास पर ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे विचार से सोफिया को समझे बिना इस उपन्यास को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा। वह बार बार यही साबित करती है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धर्म, जाति या परिवार नहीं, उसका विवेक है। और शायद इसी वजह से प्रेमचंद ने उसे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रेमचंद आखिर कहना क्या चाहते थे? अगर मुझे पूरे रंगभूमि का संदेश एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूंगी,
सभ्यता की पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्य के साथ कैसा व्यवहार करती है। और यही इस उपन्यास की आत्मा है। क्या रंगभूमि आज भी प्रासंगिक है? अगर हम आज का भारत देखें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नई सड़कें, उद्योग, शहरों का विस्तार, इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या ये विकास जरूरी है? बिल्कुल है, लेकिन क्या विकास का मतलब यह भी है कि जिन लोगों की जिंदगी उस जमीन से जुड़ी है, उनकी आवाज सबसे आखिर में सुनी जाए? यही सवाल प्रेमचंद ने 1924 में पूछा था और शायद हम आज भी उसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं। तो क्या आपको रंगभूमि पढ़नी चाहिए? अगर आप केवल मनोरंजन चाहते हैं या यूं कहें कि टाइम पास के लिए कोई उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो शायद यह किताब आपको कठिन लगे। लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं कि साहित्य समाज को कैसे पढ़ता है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक लेखक 100 साल पहले भविष्य के सवाल कैसे देख सकता था, तो रंगभूमि जरूर पढ़िएगा। यह तेज रफ्तार उपन्यास नहीं है, यह आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करता है और शायद महान साहित्य का काम यही होता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि में हमें कोई आसान जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल एक आईना हमारे सामने रख दिया। अब फैसला हमें करना है। जब विकास और इंसान आमने सामने खड़े हों, तो हम किसका साथ देंगे? अगर आपको लगता है कि 100 साल पुरानी यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। क्या सूरदास आज भी हमारे समाज में मौजूद है? मैं आपके जवाब पढ़ना चाहूंगी। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से भारतीय और विश्व साहित्य को समझना पसंद है, तो द जॉय ऑफ रीडिंग बाय सोनिया अडवाणी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किताब सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वह शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। नमस्कार।